नमस्कार बच्चों, कल हमने प्रश्नावली 1.2 की प्रश्न संख्या 1, 2, 3 व 4 को हल कर लिया था। आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन संख्या 5। तो देखिए क्वेश्चन संख्या 5 क्या है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब कोई संख्या प्राकृत संख्या कोई n के लिए अपने एक संख्या दे दी 6 की घात n का मान पता नहीं है कि n का मान कितना है। ठीक है, तो ये चेक करना है कि जो भी इसका जो फाइनल आंसर आएगा 6 की घात n का, ठीक है, उसमें इकाई के स्थान पर कितना आएगा 0। ये अपने को चेक करना है। जैसे मान लीजिए n का मान आपके पास यहाँ 2 आ गया, ठीक है, तो 6 की घात 2 कितना हो गया, 6 गुणा 6 36। तो इसमें इकाई के स्थान पर 0 आएगा नहीं, 0 पर समाप्त होने का मतलब है कि इकाई के स्थान पर कितना जाए 0 आ जाए। तो अपने को पता कैसे चलेगा कि n का किसी मान के लिए, n के किसी मान के लिए इस संख्या को यहाँ पे n के किसी मान के लिए 6 की घात n में इकाई का अंक कितना आ जाए 0 आ जाए। ये पता कैसे चलेगा, तो देखिए सबसे पहले तो ये देखो कि इकाई के स्थान पर 0 आने की संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं। तो देखिए क्या क्या संभावनाएं होती हैं। तो देखो 0 कब बनता है, जब कोई संख्या में किसी भी संख्या में इकाई का अंक कितना आ जाए 2 और दूसरी संख्या में इकाई का अंक कितना आ जाए 5। तो 2 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 10, कितना होगा 0। कोई भी संख्या देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 62 है और एक है 15 ले लिया, ठीक है, तो इकाई ये 2 और 5 है इकाई, तो यहाँ कितना आ जाएगा इकाई का अंक 0 आएगा इसमें। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 और 5 आ जाएंगे तो ये संख्या 0 पे समाप्त होगी, अन्यथा नहीं। तो देखिए हल कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले ये जो संख्या दे रखी है 6 की घात n, तो इसमें हम 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे 2 गुणा 3। और अभी मैंने बताया कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त कब होगी, जब अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या आएंगे 2 आएगा और 5 आएगा, 2 और 5 आएगा। लेकिन यहाँ 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये संख्या मतलब 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, हम जानते हैं कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तभी होती है, 0 पर समाप्त तभी होती है जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में, उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 5 की घातें आती हो। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तभी होती है जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 5 की घातें आती हो। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 2 की घातें तो आ रही हैं लेकिन 5 की घातें नहीं आ रही। यहाँ 6 की घात n में संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड में, 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घातें तो आ रही हैं
2 की घातें तो आ रही हैं, किंतु 5 की घातें नहीं आ रही हैं। अतः संख्या 6 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं होती है। ठीक है, कुल मिला के शून्य पे समाप्त कब होगी? क्योंकि शून्य कब बनता है? जब हम 2 को किससे गुणा करें? 5 से, तभी तो शून्य बनता है। अब इसमें 2 तो आ रहे हैं लेकिन 5 आ ही नहीं रहा, 5 नहीं आ रहा, तो ये शून्य पे समाप्त नहीं होगी। ठीक है, उतारें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, है क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? ये सिद्ध करना है। ये 2 संख्याएं दे दी अपने को, एक संख्या ये है और एक ये है, और सिद्ध करना है कि ये संख्याएं भाज्य क्यों हैं। तो देखिए इसका हल। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि दो संख्याएं या 2 पद ये भाज्य कब होते हैं? जब उन दोनों में कोई एक संख्या क्या हो जाए? उभयनिष्ठ हो जाए। जैसे 4 गुणा 5 और 5 गुणा 3 है। ठीक है, तो ये किससे भाज्य है? ये 5 से भाज्य है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही पदों में क्या उभयनिष्ठ आ रहा है? 5। तो 5 को हम निकालें तो ये 4 प्लस 3, 5 4 3 कितना हो गया? 7। तो ये क्या हो जाए? 5 गुणा 7। इसका मतलब हो गया कि ये 5 गुणे में बढ़ा रहा है, 5 गुणे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इनमें दोनों में किसका भाग जाएगा? 5 का भाग जाएगा। मतलब ये जो संख्या आएगी वो किससे भाज्य होगी? 5 से। तो भाज्य होने का मतलब ये है कि दोनों पदों में कोई संख्या उभयनिष्ठ है या नहीं। अगर उभयनिष्ठ आती है कोई संख्या दोनों पदों में, जैसे ये है, तो इसमें एक पद ये 7 गुणा 11 गुणा 13 है, दूसरा पद कितना है? 13। तो अगर इन दोनों पदों में कोई संख्या उभयनिष्ठ होती है तो वो क्या होती है? भाज्य होती है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे पहली संख्या जो अपने पास, पहला क्वेश्चन 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ठीक है, ये संख्या है और चेक करना है कि ये भाज्य क्यों है। तो देखिए इसमें कितने पद हैं? 2 पद, एक पद तो ये है और एक पद ये है, और दोनों पदों में क्या उभयनिष्ठ है? 13। ठीक है, यहाँ दोनों पदों में 13 उभयनिष्ठ है। 13 क्या है? उभयनिष्ठ। 13 उभयनिष्ठ है। अतः संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 किससे भाज्य होगी? 13 से भाज्य होगी। 13 से भाज्य होगी या 13 से विभाजित होगी। इसी प्रकार से ये दूसरा पद है, दूसरी संख्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इसमें कितने पद हैं? 2 ही पद हैं, एक पद ये पूरा और एक पद ये। तो इन दोनों पदों में कुछ कॉमन है क्या? हाँ, क्या है कॉमन? ये 5 कॉमन है। तो वही चीज यहाँ लिखेंगे। यहाँ दोनों पदों में 5 उभयनिष्ठ है। दोनों पदों में क्या उभयनिष्ठ है? 5 उभयनिष्ठ है। अतः संख्या 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस
5 कैसे विभाजित होगी ये 5 से। संख्या 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 5 से भाज्य, भाज्य मतलब विभाजित, 5 से भाज्य जिसको अपन विभाजन बोलते हैं, विभाजित होगी। तो सीधा सा क्या है, इस प्रकार से अगर दो पद दे दिए जाए और पूछे कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है, तो इन दोनों में कोई संख्या अगर वो घनिष्ठ है तो वो उस संख्या से क्या होती है, विभाजित होती है। उतारें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 7। क्वेश्चन संख्या 7 थोड़ा बड़ा है तो मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा इसको। क्वेश्चन संख्या 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों में जो दौड़ लगाने वाले प्रश्न होते हैं और फिर पूछता है कि दोनों कितने समय बाद में एक दूसरे से मिलेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों में हम क्या ज्ञात करते हैं, लय ज्ञात करते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, दो आदमी हैं, एक सोनिया और एक रवि। एक तो सोनिया है और एक रवि है। तो वो चक्कर काट रहे हैं, सुबह सुबह जो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं ना ट्रैक पे, वहाँ चक्कर काट रहे हैं। तो सोनिया को कितना समय लगता है, 18 मिनट एक चक्कर पूरा करने में स्वार का। ठीक है, और रवि को कितना समय लगता है, 12 मिनट। मतलब ये पार्क है जैसे, और यहाँ चक्कर काट रहे, दोनों जने यहाँ खड़े हैं पहले तो। ठीक है, ये दोनों एक जगह खड़े हैं और फिर बाद में ये इधर से चक्कर काटेंगे, यहाँ पर वापस आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक चक्कर पूरा हो जाएगा। यहाँ से भागने स्टार्ट किया, दौड़ने स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो इनका एक चक्कर पूरा हो गया। अभी चक्कर कैसे काटे हैं कि सोनिया को तो कितना 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर काटने में, और रवि को कितना 12 मिनट। तो ये समय कम ले रहा है, रवि क्या कर रहा है, समय कम ले रहा है। समय कम ले तो इसका मतलब रवि क्या है, जो ज़्यादा तेज भाग रहा है। भाई एक चक्कर काटने में रवि को समय कम लग रहा है, मतलब ज़्यादा तेजी से कौन दौड़ रहा है, रवि। और धीरे सोनिया क्या हो, धीरे, मतलब कुछ समय पश्चात अपन माने, कुछ समय पश्चात ये अपना ट्रैक, जब इन्होंने दौड़ना स्टार्ट कर दिया तो रवि तो कहाँ पहुंच गया, रवि तो जैसे पूरा एक चक्कर के बाद यहाँ पहुंच गया वापस। रवि तो कहाँ पहुंच गया, दौड़ते 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 कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। और सोनिया कहाँ पहुंची है, यही पहुंची है, अभी धीरे दौड़ दी है ना। तो सोनिया कहाँ पहुंची, यहाँ। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद में और चलेगा तो सोनिया तो कहाँ पहुंच जाएगी, दौड़ते दौड़ते। सोनिया जब अपना एक चक्कर पूरा करेगी, ये कौन है, रवि, और इसने क्या कर लिया, एक चक्कर पूर्ण कर लिया। अब ये बीच में रास्ते में ही है कौन, सोनिया। ठीक है, और जब ये रवि अब क्या करेगी, जब सोनिया अपना एक चक्कर पूरा करेगी, सोनिया एक चक्कर पूरा, जब सोनिया पूरा यहाँ से यहाँ पहुंचेगी तब रवि यहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, वापस इधर आ जाएगा। रवि तो आएगा कि नहीं, भाई वो तेज भाग रहा है तो रवि कहाँ आ जाएगा, या तो ऐसे ही घूमते रहेंगे। तो ऐसी एक स्थिति आएगी, रवि यहाँ आ जाएगा। सोनिया पूरा अपना एक चक्कर पूरा करेगी तब रवि कहाँ होगा, या। तो प्रश्न पूछा है कि ऐसी कितने समय पश्चात ये एक दूसरे को मिलेंगे, मतलब एक दूसरे को प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ऐसे भाई यहीं पे दोनों जने, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया तो दोनों जने वापस एक जगह यहीं पे कितने समय बाद मिलेंगे। तो टाइम लगेगा इसमें, तो ज़्यादा समय लगेगा ना। ठीक है,
तो ज़्यादा समय मतलब 18 और 12 मिनट से क्या लगेगा, ज़्यादा, और ज़्यादा के लिए हम क्या निकालते हैं, लेसर निकालते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न में हम क्या निकालेंगे, लेसर। ध्यान रखें इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या निकालेंगे हम, एलसीएम किस किस का, 18 और 12 का। 18 और 12 का लेसन निकालेंगे। यूक्लिडी अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि से संबंधित प्रश्नावली अपन पढ़ रहे हैं। बाकी आप इसको यूक्लिडी विभाजन प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। सॉरी, यूक्लिडी विभाजन प्रमेय से लेसन नहीं निकाल पाएंगे। यूक्लिडी विभाजन प्रमेय से तो क्या निकालते हैं, मेसन निकालते हैं। तो वो गलती से बोल दिया मैंने। इसको कौन सी विधि से करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले तो 18 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो 2 का भाग दिया 9, फिर 3 का। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। ठीक है, इनको यहाँ लिख दो। 18 के अभाज्य गुणनखंड को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 3 की घात 2, और 12 के अभाज्य गुणनखंड को क्या लिख देंगे, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। अब एलसीएम कल बताया था मैंने, एलसीएम में क्या लेते हैं, हाँ ठीक है, उच्चतम घातें। जो भी अपने पास अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं उनकी कौन सी घातें लेते हैं, उच्चतम घातें लेते हैं एलसीएम में। ठीक है, तो एलसीएम 18 और 12 का कितना हो जाएगा, अधिकतम घातें लेंगे इनकी। तो जैसे 2 है, इन दोनों में अधिकतम घात कौन सी है, 2 की घात 2, और इसमें 3 की घात 2 और इसमें 3 की घात 1, तो अधिकतम घात कौन सी हो गई, 3 की घात 2, ये ले लेंगे। तो 2 की घात 2 का मान 4, 3 की घात 2 का मान 9, ये कितना हो गया, 36 मिनट। मतलब सोनिया और रवि एक दूसरे को प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद। यहाँ लिख देता हूं मैं। अतः सोनिया व रवि अपने प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद, 36 मिनट पश्चात मिलेंगे। ठीक है, दोनों का 18 और 12 था। सोनिया 18 मिनट में चक्कर पूरा कर रही थी, रवि 12 मिनट में चक्कर पूरा कर रहा था। हमने दोनों का क्या निकाल लिया, लैसा निकाल लिया अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो लैसा आया 36 मिनट। अतः सोनिया व रवि अपने प्रारंभिक स्थान पर कितने समय पश्चात मिलेंगे, 36 मिनट पश्चात। इस प्रकार से ये प्रश्नावली 1.2 अपनी कंप्लीट होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली की ओर। अब नेक्स्ट प्रश्नावली 1.3 में अपन चलते हैं। सबसे पहले अपन ये प्रमेय 1.4 हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है प्रमेय, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह आपकी किताब के पेज नंबर 14 पर दी हुई है। हल करते हैं इसको। हमने कक्षा 9th में पढ़ा था कि अभाज्य संख्याओं के जो वर्गमूल होते हैं वो क्या होते हैं, अपरिमेय। तो हम जानते हैं कि √2 अपरिमेय होते हैं, लेकिन अब इसको सिद्ध करना है। अब सिद्ध कैसे करते हैं जो देखिए। तो हम इसको थोड़ा सा उल्टा मान के चलते हैं। या आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो वहाँ पे एक विरोधाभास, जो सेल विरोधाभास का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आप इसको हल करते हैं, मतलब इसका उल्टा मान के चलते हैं कि मान अपन √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो हम मान के चलते हैं कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या। उल्टा मान के इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, देखिए। तो सर्वप्रथम माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 को हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया। अब परिमेय संख्या है तो अपन जानते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, a/b के रूप में। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या थी कि वे संख्याएं जिन्हें p/q या a/b के रूप में लिखा जा सकता हो। तो √2 को अपन ने क्या मान लिया, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या माना तो इसे किसके रूप में लिखा जा सकता है, a/b के रूप में। अतः √2 को a/b
जहाँ बी का मान 0 नहीं होना चाहिए, के रूप में लिखा जा सकता है। क्योंकि परिमेय संख्याओं को ए बटा क्यू या ए बटा बी के रूप में लिखा जा सकता है। तो अंडर रूट 2 को हमने परिमेय संख्या माना, तो अंडर रूट 2 को किसके रूप में लिखा जा सकता है, ए बटा बी के रूप में लिखा जा सकता है। जहां ए व बी परस्पर सह अभाज्य संख्याएं हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ए व बी परस्पर सह अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझे कि ये सहभाज्य संख्या परस्पर सहभाज्य को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए ए व बी परस्पर सहभाज्य का मतलब है परस्पर, ये अर्थ समझ लें, ये अर्थ समझ लिया आप, तो इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी। परस्पर सहभाज्य का मतलब है कि दोनों संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अलावा। एक तो सभी उभयनिष्ठ होता है तो एक को तो लेते ही नहीं है, एक के अतिरिक्त दोनों संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, उनको क्या बोलते हैं, परस्पर सहभाज्य। जैसे 3 और 5 है, ये क्या है, दोनों परस्पर सहभाज्य हैं, क्योंकि इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या, नहीं है। 2 और 3 है, ये भी क्या है, परस्पर सहभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई नहीं होता। अच्छा, 1 2 4 परस्पर सहभाज्य है क्या, नहीं, क्योंकि 4 में क्या आता है, 2 गुणा 2, तो इनमें तो 2 कॉमन हो गया, तो ये कोई क्या है, परस्पर सहभाज्य नहीं है। ये है परस्पर सहभाज्य जिनमें कोई भी कॉमन नहीं होता है, कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता वो क्या होती है, परस्पर सहभाज्य। समझ में आया परस्पर सहभाज्य का मतलब। तो यहाँ जो ए बटा बी के रूप में अपने तो अंडर रूट 2 को लिखा है, तो ये ए और बी क्या है, परस्पर सहभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो देखिए यही फैक्ट है इस प्रश्न में। आगे जाके जब इसको उल्टा में ये कथन को गलत सिद्ध करेंगे तो यही फैक्ट काम में आएगा, परस्पर सहभाज्य वाला ही, ठीक है। कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ए और बी में नहीं है। चले, तो अंडर रूट 2 को हमने क्या मान लिया, ए बटा बी। अंडर रूट 2 को क्या माना आपने, ए बटा बी। इसका पक्षांतरण कर दो, बी को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 बी बराबर ए, ठीक है। इसको या ऐसे भी लिख सकते हो आप, चलो रहने दो। दोनों पक्षों का इसका क्या कर दो, वर्ग। दोनों पक्षों का क्या कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग किया तो ये आया अंडर रूट 2 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 2। अंडर रूट 2 का वर्ग, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2, ठीक है। अंडर रूट 2 का वर्ग तो आ गया 2, बी का वर्ग कितना हो गया, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ जो अपने पास आ गया ए स्क्वायर बराबर कितना, इसको समीकरण नंबर 1 रख दें, ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2b स्क्वायर, ये आया। अब देखिए इसको समझिए, ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2b स्क्वायर, ठीक है। तो कुल मिला के मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये ए स्क्वायर के 2 गुणनखंड आ गए, कौन कौन से, 2 और एक दूसरा गुणनखंड कौन सा है, बी स्क्वायर। जैसे 15 है अपने पास, कितना, 15, ठीक है। तो 15 के 2 गुणनखंड कितने होते हैं, 3 गुणा 5। तो अच्छा 15 के 2 गुणनखंड 3 और 5 देखिए, 15 में 3 का भाग तो देखे जाते हैं क्या, जाएगा, और 15 में 5 का भी भाग जाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि जो गुणनखंड होते हैं उन गुणनखंडों का भाग इसमें जाएगा। तो ऐसे ए स्क्वायर के कितने गुणनखंड आ गए, 2 गुणनखंड आ गए, कौन कौन से, 2 और बी स्क्वायर। कितने गुणनखंड आ गए, 2 और बी स्क्वायर, 2 गुणनखंड आ गए। इसका मतलब जैसे तो ए स्क्वायर के कितने गुणनखंड आ गए, 2, कौन कौन से, 2 और कौन, बी स्क्वायर। इसका तात्पर्य वो क्या है कि इस 2 का भाग किस में जाना चाहिए, ए स्क्वायर में, ठीक है। यहाँ ए स्क्वायर
का एक गुणनखंड 2 है, अतः ए स्क्वायर 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। ए स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, अतः अच्छा ए स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तो ए भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, अतः ए भी 2 से विभाजित होगा। ए भी 2 से विभाजित होगा, अर्थात ए का एक गुणनखंड कितना है, 2। ए का एक गुणनखंड कितना है, 2 है। ठीक है, ए का गुणनखंड क्या आ गया, 2। भाई बाहर जाने का मतलब है कि उसका गुणनखंड है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इसको यहाँ पे 2 नंबर दे देंगे। ए स्क्वायर का एक गुणनखंड यहाँ 2 है, इसका मतलब इस 2 का भाग ए स्क्वायर में जाएगा। अब 2 का भाग अगर ए स्क्वायर में जाएगा तो 2 का भाग किस में जाएगा, ए में भी जाएगा। ए में 2 का भाग जाने का मतलब है कि ए का एक गुणनखंड क्या है, 2 है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे अपन मान लेते हैं, अब यहाँ माना कि ए बराबर कितना मान लेते हैं, 2c। ए बराबर कितना मान लेते हैं, 2c। ए बराबर 2c हम समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। ए बराबर 2c कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। ए बराबर 2c समीकरण 1 में रखने पर तो ये कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर बराबर 1 की जगह कितना रख देंगे, 2c। तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग 4 और c का वर्ग कितना हो गया, c स्क्वायर। ठीक है, ये कट जाएगा। b स्क्वायर बराबर 2 का भाग इधर दे दो, 4/2 c स्क्वायर। b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2c स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या देख रहे हैं, इसकी तरह ही देखो, जैसे यहाँ ए स्क्वायर को आपने क्या लिखा कि इसके 2 गुणनखंड आगे 2 और b स्क्वायर, और 2 और b स्क्वायर इसके 2 गुणनखंड है, तो 2 का भाग किस में जाएगा, ए स्क्वायर। तो वैसे ही यहाँ है कि b स्क्वायर के गुणनखंड क्या है, 2 है। यहाँ b स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या आ रहा है इसका, 2 है, अतः b स्क्वायर 2 से विभाजित होगा। b स्क्वायर भी किससे विभाजित होगा, 2 से। अब b स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो b भी किससे विभाजित होगा, 2 से, अतः b भी 2 से विभाजित होगा। अर्थात अब 2 से विभाजित होने का मतलब है बस 2 किससे, b भी किससे विभाजित हो रहा है, 2 से। इसका मतलब ये हो गया कि 2b का क्या है, गुणनखंड, अर्थात b का एक गुणनखंड, अतः b का एक गुणनखंड 2 है। इसको 3 नंबर दे देते हैं, जैसे इसमें लिखा वैसे इसमें भी लिख दिया। 2 गुणनखंड आ गए, इसका मतलब 2 का भाग b स्क्वायर में जाएगा, और 2 का भाग b स्क्वायर में जाएगा तो 2 का भाग b में भी जाएगा। b में 2 का भाग जाने का मतलब है कि 2b का एक क्या है, गुणनखंड। अच्छा एक चीज देखो, हमने यहाँ क्या लिखा था कि a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ a व b परस्पर क्या है, सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब मैंने क्या समझाया था कि a व b में कोई भी उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। सहभाज्य का मतलब क्या है कि a व b में उपनिष्ठ कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ से हम ये 2 नंबर और 3 नंबर से हम क्या देख रहे हैं कि a का गुणनखंड भी 2 है और b का गुणनखंड भी क्या आया, 2। तो दोनों में 2 तो कॉमन हो गया ना, ये जो 2 आया गुणनखंड वो दोनों में आ गया, a में भी आ गया और b में भी। जबकि सहभाज्य का मतलब क्या होता है कि कॉमन नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ कॉमन गुणनखंड क्या आ गया, 2। इसका मतलब ये जो अपने माना कि ये सहभाज्य है वो सहभाज्य नहीं है। ये सहभाज्य अगर ये संख्याएं होती, a व b अगर सहभाज्य होती तो इनमें कॉमन गुणनखंड नहीं आता। लेकिन यहाँ कॉमन गुणनखंड आ रहा है दोनों में। देखो a में भी गुणनखंड क्या आया, 2, b में भी गुणनखंड क्या आया, 2। इसका मतलब 2 दोनों में क्या है, कॉमन है। और जो अगर कुछ कॉमन है तो वो सहभाज्य
नहीं होती है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या माना था, इनको सहभाज्य है। इसका मतलब ये हमने क्या माना है, गलत माना है। ये जो हमने मान लिया कि ये सहभाज्य है, वो सहभाज्य है ही नहीं, क्योंकि कॉमन आ रहा है ना दोनों में। ठीक है, तो बस यही है। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, इसको उतार लिया। तो हम यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 2 या कथन 2 या बिंदु संख्या 2 व 3 से, बिंदु संख्या 2 व 3 से स्पष्ट है कि ए व बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 2। ए का भी गुणनखंड है 2, बी का भी है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः ए व बी परस्पर, अब उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया तो वो सहभाज्य नहीं होंगी। अतः ए व बी परस्पर सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, परस्पर सहभाज्य संख्याएं नहीं हैं, जो कि हमारी पूर्व कल्पना, जो कि हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, विरोधाभास। अब जो पूर्व कल्पना कौन सी, ऊपर माना था ना अपन ने, जब √2 बराबर a बटा b लिखा था, उससे ऊपर लिखा था अपन ने कि a व b क्या है, परस्पर सहभाज्य संख्याएं, माना था वहां। लेकिन यहाँ सहभाज्य नहीं आई, इसका मतलब हमारी जो पहले हमने जो माना था उसका क्या है, विरोधाभास है। अतः √2 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या है। भाई जो माना वो गलत माना, और हमने क्या माना कि √2 क्या है, परिमेय संख्या, वो भी गलत हो गई। तो क्या है, फिर परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, हमने शुरू में इसको परिमेय संख्या मान के हल किया, वो आगे गलत निष्कर्ष निकल गया, गलत निकल गया तो फिर उसको क्या मानना पड़ेगा, अपरिमेय संख्या। अतः √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उतारो उसको। चलो प्रश्नावली में चलते हैं। अब प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे पहले अपन ने जो किया है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, उसमें जहां जहां आपने 2 लिखा है उसकी जगह कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। सेम क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन और आएगा, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या, तो वो भी इसी प्रकार से, कोई भाषा चेंज नहीं करनी है, कुछ चेंज नहीं करना है। जैसे √3 का प्रश्न आ गया तो √2 का आपको याद है, तो जहां जहां आपने 2 लिखा है वहां क्या लिखना है, 3 लिखना है। ठीक है, √5 का प्रश्न आ गया तो जहां जहां आपने अभी जिसमें समझाया था उसमें 2 की जगह कितना लिख लेना है, 5। √5 का मैं समझा देता हूं, देखिए भाषा में कोई चेंज नहीं करना है। जैसे √2 के ऊपर लिखा है वैसे किसका लिखना है, √5 का लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, वहां माना था ना कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो ऐसे ही इसमें मानेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसको किसके रूप में लिखा जा सकता है, a बटा b के रूप में। अतः √5 को a बटा b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां b ≠ 0 व a तथा b क्या है, परस्पर
सह अभाज्य संख्याएं हैं। परस्पर सहभाज्य संख्याएं मतलब परस्पर सहभाज्य का मतलब है कि दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ अंडर रूट 5 को हम क्या ले सकते हैं, a बटा b। फिर b को इधर पक्षांतरण कर दिया तो ये हो जाएगा b अंडर रूट 5 इंटू b बराबर a। फिर दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 5b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अंडर रूट 5 का कितना 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि a स्क्वायर का, देखो इसके आगे यहाँ से लिखेंगे, यहाँ a स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या है, वो तो अंडर रूट 2 में था। a स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या आ गया 5, यहाँ 5 आ गया ना। तो a स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, अतः a स्क्वायर किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। अतः ए बी किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। अर्थात a का एक गुणनखंड क्या है 5 है। सेम बात आ रहेगी, केवल 2 की जगह क्या लिखना है 5 लिखना है। देखो यहाँ उस प्रश्न में यहाँ पे क्या था 2 था, अंडर रूट 2 या ठीक है ना, अंडर रूट 2 का वर्ग कितना आया था 2 बी स्क्वायर। फिर यही बात लिखनी है। अंडर रूट 3 का आएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर कितना हो गया था 1। फिर इसमें क्या लिखा था a बराबर कितना, माना कि a बराबर कितना मान लिया था 2c। ये समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो 5 समीकरण 1 में रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर a की जगह कितना रख देंगे, सॉरी a बराबर 5c। अंडर रूट 5 का कर रहे हैं ना, तो a बराबर कितना मानेंगे 5c। ठीक है, तो a स्क्वायर की जगह कितना रख देंगे 5c स्क्वायर। 5b स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 25c स्क्वायर। b स्क्वायर बराबर 25 बटा 5c स्क्वायर। b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। वही यहाँ b स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या आ रहा है 5, तो यहाँ b स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या है 5 है। अतः b स्क्वायर किससे विभाजित होगा 5 से विभाजित होगा। अतः 5b अतः bb किससे विभाजित होगा 5 से। अर्थात b का एक गुणनखंड क्या आएगा 5। फिर आगे अपने जो बात लिखी थी कि बिंदु संख्या 2 व 3 से स्पष्ट है कि a व b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5। लिख दो, यहाँ लिख देता हूं इनके बाद में, ये लिखा इसके बाद में ये आएगा। और यहाँ मैं लिख देता हूँ जो फाइनल जो स्टेटमेंट था अपना वो क्या आएगा, बिंदु संख्या 2 व 3 से स्पष्ट है कि a व b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है, जो कि नहीं 5 है। अतः अब 5 है तो a और b परस्पर सहभाज्य नहीं है, क्योंकि परस्पर सहभाज्य होने का मतलब तो था कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आना चाहिए था। तो अतः a व b परस्पर सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, जो कि हमारी पूर्व कल्पना का क्या है विरोधाभास है। जो हमने माना वो क्या माना गलत माना, और हमने क्या माना कि अंडर रूट 5 क्या है परिमेय संख्या माना, इसको परिमेय माना है ना, तो ये गलत माना। तो परिमेय नहीं है तो क्या है अपरिमेय। अतः अंडर रूट 5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। कुछ नहीं करना, वहाँ 2 की जगह 5 लिखना है, बाकी पूरी भाषा ऐसे ही से है। अंडर रूट 2 का जो हमने किया है, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, वहाँ जहाँ आपको 2 दिखे उसकी जगह कितना लिखना है 5। ठीक है, उतारना चाहो तो उतार लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 2, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। देखिए अंडर रूट 5 को अभी हमने अपरिमेय सिद्ध किया था। ठीक है, अब हमने छोटी क्लास जो 9th क्लास थी अपनी, उसमें हमने क्या कुछ परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्म पढ़े थे, कुछ प्रॉपर्टियां पढ़ी थी। वहाँ हमने पढ़ा था कि कोई भी दो परिमेय संख्याएं हैं, कोई भी दो परिमेय संख्या है तो उनका योगफल भी क्या होता है, परिमेय होता है। और अगर एक परिमेय संख्या को ले लें और एक अपरिमेय संख्या को ले लें तो उनका योगफल भी क्या आएगा, अपरिमेय आता है। ये हमने पढ़ चुके हैं अपन। अगर एक परिमेय संख्या को में से अपरिमेय संख्या घटा दे तो भी क्या आता है, या अपरिमेय में से परिमेय को घटा दे तो प्राप्त होने वाली संख्या भी क्या होती है, अपरिमेय। इसी प्रकार से अपन ने पढ़ा था कि एक परिमेय संख्या को अगर अपरिमेय संख्या से गुणा कर दें, एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा कर दें तो भी हमें क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। साथ ही ये भी हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या का भाग दे दें, परिमेय संख्या में किसका भाग दे दें, अपरिमेय संख्या का, तो भी हमें क्या प्राप्त होता है, शायद, या अपरिमेय संख्या में किसका भाग दे दें, परिमेय संख्या का भाग दे तो भी हमें क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय। ये सब चीजें हमने कक्षा 9 में पढ़ी है। ठीक है, ये दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो प्राप्त होने वाली संख्या क्या होगी, अपरिमेय। और अगर परिमेय या अपरिमेय संख्याओं को घटाया जाए तो भी क्या होगी, अपरिमेय। परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ गुणा किया जाए तो प्राप्त होने वाली संख्या क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय। ठीक है, इसी प्रकार से अगर दो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का क्या किया जाए, भागफल किया जाए तो भी हमें क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय। ये आप साइड में नोट कर लें। ठीक है, आगे जो प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 3 भी आएगा, वो भी किस पर आधारित होगा, इन गुणधर्मों पर आधारित ही होगा। ये कक्षा 9 में अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनको उतार लें साइड में। चलें आगे। तो देखिए क्वेश्चन संख्या 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको किस प्रकार से हल करेंगे, तो यहाँ 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 में हम देख रहे हैं 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 ये संख्या है अपने पास। ठीक है, यहाँ ये 3 क्या है, 3 क्या है, परिमेय है क्या, परिमेय, परिमेय प्राकृत संख्या है ना, और सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती है, परिमेय। ऐसे भी लिख सकते हो, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है कि वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो। ठीक है, तो 3 है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 बटा 1, तो ये p बटा q हो गया, और q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। ये क्या है, परिमेय संख्या। ये क्या है, अपरिमेय। अभी अपने सिद्ध किया था ना अंडर रूट 5 है। ठीक है, तो ये देखिए ये अंडर रूट 5 क्या है, अपरिमेय। अभी सिद्ध किया था अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। इस अपरिमेय संख्या को इस 2 से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, अपरिमेय। और फिर ये परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय हम जोड़ते हैं, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो क्या आता है, अपरिमेय। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले अंडर रूट 5 से चलो, क्योंकि इसको हमने सिद्ध कर रखा है कि अंडर रूट 5 क्या होती है, अपरिमेय। तो यहाँ से चलो, हम जानते हैं, कैसे लिखेंगे, एग्जाम में प्रश्न आ गया तो इस प्रकार से लिखे, हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। जानते हो ना, अभी किया था अपन ने। हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तथा
2 एक क्या है, परिमेय संख्या। तथा 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि अगर परिमेय संख्या को हम गुणा करते हैं अपरिमेय संख्या से तो क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय। तो 2 को अगर अपरिमेय संख्या से बांट तो ये भी क्या आएगा, तो 2√5 भी क्या हो गया, अपरिमेय। 3 क्या है, 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, 3 क्या है, परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या जोड़ते, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या में अपरिमेय जोड़ते हैं तो क्या आएगा, अपरिमेय। तो परिमेय संख्या कौन सी थी, 3, अपरिमेय संख्या कौन सी, 2√5, तो ये क्या आ गई, अपरिमेय। यही सिद्ध करना है, कुछ नहीं किया।